हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो और एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और उसमें अगर हम बात करें तो देख रहे थे वीडियो के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे, तो उसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसका आज ये जो वीडियो होने वाला है वो 17वां प्रैक्टिस सेट होगा। और आज के पेपर में यानी कि मतलब कि कल के पेपर में यानी कि 15 जनवरी के पेपर में जो है न्यूज़ निकल के आया है कि वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जल्द ही करवाया जाएगा। ठीक है, चूँकि आयोग ने जो है शासन के द्वारा बजट मांगा है वीडियो री एग्ज़ाम्स करवाने के लिए। चूँकि उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि इसके री एग्ज़ाम दोबारा परीक्षा करवाने के लिए 10 करोड़ का जो है खर्चा आ रहा है, जो कि आयोग के पास नहीं है। और आयोग जो है इसे शासन के द्वारा जो है बजट मांगा हुआ है। तो यानी बजट मांगा गया है, तो इस प्रकार जल्दी से हो रहा है और ये पेपर बहुत जल्दी होने की संभावना है। यानी मार्च तक हो सकता है इसका पेपर होने के चांस बनते हैं। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, तैयारी को मत जो है डिले करिए, क्योंकि अगर इसका जो डेट आएगा वो डेट इतनी मतलब जल्दी आएगी और इतना जो है कम समय मिलेगा कि आप तैयारी नहीं कर सकते उस समय। ठीक है, या 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय मिलेगा। तो पहले से तैयारी करते रहेंगे तभी इसका जो है भरपूर फ़ायदा आप एग्ज़ाम में ले पाएंगे और एग्ज़ाम निकलने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मत सोचिए कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे 10-15 दिन में जब डेट आएगा तो जो है हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तैयारी जब पहले से करते रहेंगे तभी जो है उसका फल आगे मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमने जीएस से संबंधित 30 क्वेश्चन जीएस के जो है मैं करवा चुका हूँ। 50-50 क्वेश्चन 30 प्रैक्टिस सेट उसका मैंने करवाया है। और वीडियो एग्जाम्स के लिए यूथ कंपटीशन के द्वारा सॉल्व पेपर निकाला गया था, वो सारे के सारे हो चुके हैं। टो सीरीज हो चुका है। तो जाइए चैनल पेज पर देखिए, वीडियो के लिए बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है कि गद्यांश में प्रयुक्त आचार, जो आचार शब्द है उसका अर्थ क्या है। आचार शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। आप व्यवहार होता है, चिंतन होता है, विचार होता है, फिर तर्क होता है। तो आचार शब्द का अर्थ होता है व्यवहार। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न भी जो है गद्यांश को पढ़ के देना है, 2 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। अब इस गद्यांश को पढ़िएगा और इसके हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सांख्य एवं मीमांसा की गणना किस में होती चली आई है। तो इस गद्यांश के अनुसार नास्तिक दर्शन में होता है। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भरना है, रिक्त स्थान भरना है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, तो किसके लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते या किस धर्म के लोग। इस गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो जैन बौद्ध धर्म के लोग जो है, जैन और बौद्ध, यहाँ पे 2 जगह पे भरना है, एक जगह पे जैन, एक जगह पे बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। इस गद्यांश में चीज़ें दी हुई हैं। नास्तिक का क्या अर्थ है। नास्तिक का अर्थ होता है कि जो भगवान को ना मानता हो उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, और भगवान को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं। ठीक है, ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, जो नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पुराणों में क्या आया है। सभी पुराणों में क्या आया है, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अवतार का प्रसंग आया है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। अब ये पत्रावली से संबंधित क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन में। तो शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा, क्या संबोधन किया जाएगा। शिष्य के द्वारा अगर गुरु को पत्र लिख रहा है तो संबोधन क्या करेगा, ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसमें शिष्य लिखेगा श्रद्धेय गुरुजी। ठीक है, क्या लिखेगा, श्रद्धेय गुरुजी, जो कि बी पार्ट में करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए जो है किसे आवेदन पत्र लिखा जाएगा। दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे जो है आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर संवाददाता के पद के लिए जो है आवेदन पत्र लिखा जाता है तो संपादक महोदय के नाम लिखा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होता है। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन होता है महोदय। ठीक है, क्या होता है, महोदय होता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निक्षेपक की योग्यता नहीं है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन निक्षेपक की योग्यता नहीं है। विवेकी, धैर्यशील, ठीक है, पूर्वाग्रहयुक्त, परिपक्व मस्तिष्क। इसमें बताना है कौन जो है निक्षेपक की योग्यता नहीं है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट, पूर्वाग्रह युक्त जो होता है ये निक्षेपक की योग्यता नहीं होती। करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कंठ तालव्य कौन सा इनमें से। तो कंठ तालव्य जो है 2 ध्वनियाँ हैं और वो हैं ए और ऐ। ठीक है, ए और ऐ जो होती हैं कंठ तालव्य ध्वनियाँ आती हैं। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। अब इसमें अगर देखा जाएगा तो इसको हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है वो कहा जाता है महाप्राण व्यंजन। ठीक है, और जो पहला और तीसरा और पांचवा होता है वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पढ़नीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से जो है 5 आधार स्वीकार किए हैं, इनमें से स्वीकार किए गए इनमें से ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो स्वर, फिर काल, फिर स्थान, फिर प्रत्न, फिर जो है अनुप्रदान, ये 5 जो है आधार स्वीकार किए गए हैं पढ़नीय शिक्षा के अंतर्गत। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का बताना, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो तेजस्वी जो लिखा हुआ है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे जितने ये लिखे हुए हैं ये शब्द हैं क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगले प्रश्न में भी हमें पुल्लिंग शब्द बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें से अगर देखा जाए तो बुढ़ापा जो एक विशेषण है और ये क्या है, पुल्लिंग आता है, पुल्लिंग होता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो कौवा के अंत में ई लगाते हैं, या फिर अंत में आनी लगाते हैं, या फिर पहले जो है स्त्री लगाते हैं, या फिर पहले माद लगाते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पुल्लिंग कौवा जो पुल्लिंग शब्द होता है उसको अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें उसके पहले मादा कौवा लगा देते हैं, मादा लगा देते हैं, तो उस तरीके से मादा कौवा हो जाता है जो कि ये स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब इसमें से अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो प्रकृत जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हमें इसका उपयोग जब कहीं भी देखेंगे तो प्रकृत के साथ जो है स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये एक स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बाकी दुपट्टा, हीरा, फुलका ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विपत्त प्लस जाल, विपत जाल, इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, विपत प्लस जाल बन के विपत जाल बनता है, वत्ता का लोप हो रहा है और यहाँ पे आधा आ जा रहा है। तो ये किस संधि के अनुसार हो रहा है। तो ये बी पार्ट में जो व्यंजन संधि लिखा है इसके अनुसार होता है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गायक का संधि विच्छेद बताना है। गायक का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक, जो कि सी पार्ट में दिया हुआ है, और ये इसका संधि विच्छेद होता है। इसमें यह बताना है कि ये जो है कौन सी प्रकार का संधि है या किस संधि का उदाहरण है। तो ये जो है ये अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, किस संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से स्वर संधि कौन सी है। स्वर संधि के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट होगा। अन्वय जो होता है ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अन्वय की कौन से स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस अय, इसका संधि विच्छेद बनता है और ये दोनों मिलकर अन्वय बनता है। यानी कि यहाँ पे छोटा औ और यहाँ पे छोटा अ मिलकर यहाँ पे हो जा रहा है वाह। तो इस तरीके से ये आता है यड़ संधि के अंतर्गत। ठीक है, यड़ स्वर संधि के प्रकार के अंतर्गत आता है और इस तरीके से राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा। किंचित शब्द जो दिया गया है इसमें कौन सा संध है। तो इसमें व्यंजन संध है। इसमें कौन सा संध है, व्यंजन संध है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम व्यंजन विसर्ग क्या कहते हैं कि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो किम प्लस चित बनता है, जो कि दोनों मिलाएंगे तो किंचित हो जाता है, माँ का लोप हो जाता है, वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाता है। तद्रुप की बात करेंगे तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, और नीरस जो है ये भी जो है किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सॉरी व्यंजन नहीं, नीरस जो है ये उपसर्ग का उदाहरण है। सॉरी विसर्ग संधि का उदाहरण है, माफ करिएगा। तो नीरस जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किंचित जो है ये किंचित व्यंजन संधि का उदाहरण है, तद्रुप व्यंजन संधि का, और अन्वय जो है ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है। मनोरथ के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, मनः प्लस रथ इसका संधि विच्छेद होता है और ये जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप बीती शब्द में कौन सा समास है। तो आप बीती में समास की बात करेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। आंसर इसका सी पार्ट राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय की अगर हम बात करें तो इसमें प्रिय सखा जो लिखा हुआ है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। तो ये इस तरीके से मिलके क्या बनते हैं, कर्मधारय समास का निर्माण करते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो निस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। ठीक है, पराजय में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग शब्द जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद लगता है, ये ध्यान रखिएगा। पराजय में उपसर्ग कौन सा लगेगा। पराजय में उपसर्ग की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, परा शब्द उपसर्ग लगेगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम क्या होता है? कड़वा का तत्सम की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटु। कट जो शब्द है ये तत्सम रूप है कड़वा का। कड़वा जो है एक तद्भव रूप है, ठीक है। गांठ का तत्सम रूप क्या होता है? गांठ का तत्सम शब्द होता है ग्रंथि। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को इसमें से चिन्हित करना है, यानी कि जो पहले तद्भव लिखा है इसके बाद जो है तत्सम लिखा है, इस तरीके से कौन से पार्ट में जो है सही रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो घोड़ा जो लिखा हुआ, घोड़ा क्या है? घोड़ा एक तद्भव शब्द है, तो इस तरीके से, और इसका जो है तत्सम होता है घोटक, तो ये सही पार्ट है, ठीक है। आपका जो सही पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन अगर देखें सत्तू और सतुआ जो लिखा हुआ है, सत्तू का तत्सम होता है सक्तु, ठीक है। सक्तु होता है, सख्त इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। ये होता है सख्त, इस तरीके से लिखा होता है, सख्त होता है। लौंग की अगर हम बात करेंगे तो लौंग का जो तत्सम होता है वो होता है लवंग, ठीक है। लवंग होता है तत्सम, और लौंग जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसके अलावा गेंद का तत्सम की अगर हम बात करेंगे तो गेंद का तत्सम होता है कंदुक। गेंद का तत्सम कंदुक होता है, और गेंद जो होता है वो तत्सम होता है। तो बाकी सारे उल्टा सीधा लिखा हो, लेकिन आंसर सी पार्ट इसका राइट है। घोड़ा शब्द तद्भव है, घोटक है तत्सम। अगला क्वेश्चन, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अब प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो इन प्रत्यय का प्रयोग जो है ये पुजारिन शब्द जो लिखा हो इसमें मूल रूप से हुआ है, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपिन और गमला की अगर हम बात करें तो ये जो है पुर्तगाली शब्द हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है? हिंद महासागर में संज्ञा बताना है, तो हिंद महासागर में संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो है ये संज्ञा किस संज्ञा का भेद है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द की अगर हम बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा के पहले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम, जैसे कि ये है, वो हो, ये, वह, ठीक है, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्वनाम का विकारक है? कारक, वचन, लिंग या उपयुक्त सभी? कौन सा इसमें से सर्वनाम का विकारक है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी पार्ट राइट हो जाएगा। चमकीला कौन सा विशेषण है? चमकीला जो है एक प्रकार का विशेषण है, ये शब्द विशेषण के अंतर्गत आता है, और ये किस प्रकार का विशेषण ये बताना है, तो रंग बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक रंग डिनोट कर रहा है ना चमकीला। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इसमें से भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय, इसमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा व्याकरण की दृष्टि से? तो भय शब्द जो होता है ये व्याकरण की दृष्टि से जो है ये विशेषण शब्द नहीं होता, तो करेक्ट आंसर डी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है इसमें? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखें तो कौन कौन से विशेषण के ऑप्शन नाम दिए गए हैं? परिमाणवाचक विशेषण, या फिर संख्यावाचक विशेषण, या फिर गुणवाचक, या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें गुण बताया जा रहा है कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, यानी कि इसका गुण बताया जा रहा है, सुंदरता बताया जा रहा है, गुण है एक तरीके से, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना किस क्रिया का भेद होता है? पढ़ना जो शब्द है ये आता है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आजकल दिखाई नहीं पड़ते, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण दिया गया है? तो आजकल दिखाई नहीं देते, इसमें अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो इसमें शब्द जो आजकल दिया गया है ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्यय है इसमें से? अव्यय की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। पहले, अभी, निकट, ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय की अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द होते हैं जो उनका जो है उन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो अव्यय शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और राकेश विद्यालय गए, वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें अगर अव्यय की बात करेंगे तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात में कुल कितने भेद स्वीकृत हैं? निपात में अगर भेद की बात करें तो निपात में टोटल 9 भेद हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निपात किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद आकर उसे विशेष बल देने का कार्य करते हैं उन्हें निपात शब्द कहा जाता है। अब इसके 9 भेद होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है तुलनात्मक, ठीक है। पहला कौन होता है? तुलनात्मक, जैसे कि सत शब्द, जो सा शब्द है ये निपात है, एक तरीके से तुलनात्मक निपात के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रश्नवाचक,
दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक निपात, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक निपात, जो कि होता है क्या शब्द, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इसमें अगर देखेंगे तो सम्मानवाचक आता है, सम्मानवाचक निपात जो सूचक शब्द है वो है जी, ठीक है। और इसके बाद तीसरे के बाद चौथा आता है विस्मयवाचक निपात, ये चौथा इसका भेद है। और इसमें जैसे विस्मयवाचक में क्या शब्द आता है इसमें भी, ठीक है। इसके अलावा स्वीकारवाचक आता है, पांचवा इसका जो प्रकार है स्वीकारवाचक निपात होता है। और स्वीकारवाचक में तीन शब्द होते हैं, जी हाँ एक पहला शब्द हो गया, एक होता है हाँ और एक होता है जी। इस तरीके से 3 शब्द होते हैं, ठीक है, स्वीकारवाचक निपात। इसके बाद आता है निषेधवाचक निपात आता है, निषेधवाचक निपात आता है जो होता है मत शब्द जो है एक निपात है। इसके बाद अब आता है अवधारणावाचक, ठीक है, अवधारणावाचक, ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते हों। अवधारणावाचक निपात के अंतर्गत आता है लगभग, ठीक, करीब, ठीक है, लगभग, ठीक और करीब, ये शब्द जो है अवधारणावाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो है आठवां प्रकार है नकारात्मक वाचक निपात आता है। और इसमें एक शब्द आता है नहीं शब्द भी निपात के अंतर्गत आता है। इसके बाद नवा आता है बलवाचक निपात, ठीक है। नवा शब्द जो है वो है बलवाचक निपात, और इसके अंतर्गत तो, तक, भी, पर, मात्र, ये सब जो है निपात बलवाचक निपात के अंतर्गत आते हैं। तो इतने प्रकार के होते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। इससे भी कोई भी एक शब्द पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभु का पर्यायवाची शब्द। विभु का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, सर्वव्यापक और नित्य, इसका पर्यायवाची बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म चुनना है, इनमें से कौन सा अर्थ की दृष्टि से सही है, ठीक है। देखिए, जात वेद जो लिखा हुआ लोहा, जात रूप चांदी, परभृत कौआ, ताम्रचूर्ण मुर्गा, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है एक्चुअली डी पार्ट, ताम्रचूर्ण मिस होता है मुर्गा, इसका एक अर्थ मुर्गा भी निकलता है। जात वेद जो होता है इसका अर्थ लोहा नहीं होता, जात वेद का इसका अर्थ होता है अग्नि। और इसके अगर हम बात करें तो अंतर्यामी भी एक अर्थ इसका निकलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जात रूप, तो इसका चांदी नहीं होता, जात रूप का जो है एक अर्थ होता है सोना, ठीक है, या सुवर्ण, या फिर जात रूप सुंदर को भी कहा जाता है, इसका एक अर्थ सुंदर निकलता है, रूपवान होता है, ठीक है। और इसका अर्थ जो है धातुओं में सोना निकलता है या फिर स्वर्ण। परभृत की अगर हम बात करें तो कौवा नहीं था, परभृत का एक अर्थ कोयल होता है, ठीक है। परभृत का क्या होता है, कोयल होता है, या फिर अन्य के द्वारा पालित। परभृत का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो अन्य के द्वारा पालित, यानी अन्य के द्वारा पालन किया गया, पालन पोषण किया गया। या फिर इसका एक अर्थ होता है कार्तिकेय, क्या होता है, कार्तिकेय, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाए, ताम्रचूर्ण का एक अर्थ होता है मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसिक का जो है विलोम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तामसिक का विलोम क्या होता है, तामसिक का विलोम होता है सात्विक, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अथ का विलोम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अथ का विलोम की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, अथ का विलोम इति होता है, करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर और अतर शब्द का सही अर्थ बताना है। अंतर और अतर का सही शब्द की अगर बात हो तो एक अंतर का अर्थ होता है भिन्नता, और एक अतर का अर्थ होता है इतिर, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रहर और प्रहार शब्द के युग्म का सही अर्थ क्या होगा, प्रहर शब्द की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है पहर, और प्रहार शब्द की अर्थ की बात करें तो इसका मतलब आघात, तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट है, पहर और आघात इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। निष्प्रह का अर्थ क्या होता है, निष्प्रह का अर्थ की अगर हम बात करें तो जो इच्छा रहित हो, ठीक है, यानी जिसमें इच्छा ना हो उसको हम कहेंगे निष्प्रह, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, श्रीमती का अगर बात करेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती शुद्ध रूप से, तो बी पार्ट में जो लिखा गया है यह शुद्ध रूप से लिखा गया, बाकी सारे गलत हैं। निम्न में वाक्य में शुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें से शुद्ध शब्द की बात करें तो विरहणी शब्द जो सी पार्ट में लिखा हो यह सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हों, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब के लिए साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।